प्रसंस्करण, उद्योग, सूचना एवं प्रसारण और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालने वाले श्री सुबोधकांत सहाय जी का स्वागत और अभिनंदन। और चुनावी संवाद जनादेश 2024 के अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। आज की इस चुनावी संवाद जनादेश 2024 की अंतिम तिथि के रूप में हमारे बीच श्री सुबोधकांत सहाय जी और आपसे बातचीत करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे आरती सिंह और श्री वेद प्रकाश जी। बहुत स्वागत है आपका सुबोधकांत जी। देखिए, झारखंड कांग्रेस में बड़ा चेहरा परिचय के मोहताज नहीं है। साथ ही साथ राष्ट्रीय फलक में अगर झारखंड से आप कोई नेता देखें तो सुबोधकांत सहाय जी का नाम कांग्रेस से सबसे पहले आता है। और सुबोधकांत जी, बहुत स्वागत है हमारे इस संवाद कार्यक्रम में। और ये चुनावी शंखनाद इसलिए भी है क्योंकि देखिए, अब ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी, उसके बाद सब अपने अपने तरीके से तैयारियों में लग गए हैं। कांग्रेस भी तैयारियों में लगी है, लेकिन पर्सनली सुबोधकांत सहाय को अगर हम देखें, रांची सीट 2014, 2019 और 2024 अभी अब तक फाइनल भी नहीं हो पाया है। वजह मेरे ख्याल से कल इन लोगों ने फाइनल, क्योंकि 4-6 सीटों में एक चतरा को लेके थोड़ा इशू बना हुआ था, कुछ और था। तो जब गठबंधन में जो थोड़ी सी आगे बढ़ के पार्टियां होती हैं, उनको बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है। और इसीलिए फैसला होने के बाद भी एक सहमति सबको हो जाए गठबंधन के पार्टनर का, तब अनाउंस करें, ऐसा करके है। बट फैसला सारा जो भी होना था हो गया है। मेरे ख्याल से इंचार्ज जो है यहाँ झारखंड आए हुए हैं, यहाँ से लौट करके जाएंगे तो घोषणा हो। देरी कुछ शंकाएं जन्म दे रही हैं, कुछ आशंकाओं को जन्म दे रही हैं, या राम टहल चौधरी सस्पेंस बढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं है। जहां तक हम लोगों को जानकारी थी कि न उनका कोई ऐसा डिमांड था और न ऐसा कोई वादा भी उनको किया गया था। रामटहल चौधरी जी हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोग साथ रहे। और राजनीति में चुनाव लड़ना और रिश्ता बना के रखना दोनों आज नहीं चलता है। आज तो सब चीज बिलो द बेल्ट हमला होता है, लेकिन हम लोग उस कैटेगरी में नहीं है। जो मित्र है वो मित्र है। एक दिन भले ही चुनाव लड़ेंगे, फिर बाद में मित्र रहेंगे। एक कश्मकश तो है रांची सीट पर प्रत्याशी को लेकर, और भले ही इसकी कह रहे हैं आपकी तय हो चुका है। अगर सुबोधकांत सहाय को फिर से मौका मिलता है, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बड़े मार्जिन से हार हुई थी, इस बार वोटरों को कैसे साधेंगे आप रांची लोकसभा क्षेत्र? देखिए, हमें जो सो कॉल 2019 को बड़ी सुनामी कहा जाता है, और ये सारी चीजें हुई, पुलवामा हुआ, ये हुआ, ये सारी घटनाओं का जो बेनिफिट हुआ, तो वो सारी चीजें मैं नहीं सकता हूं कि हमें 4.5 लाख वोट के करीबन आए। इतने वोट में तो हम एमपी हो जाया करते, लेकिन अब दूसरे को इतना ज्यादा वोट आ गया जो उनके लिए खुद ही सरप्राइज रहा होगा कि इतना वोट हमें कहां से आ गया। और 19 का चुनाव में ऐसे ही वोटिंग कुछ हुए थे, बहुत सारे जगहों पे जीतने वाले खुद ही परेशान थे। तो मैं समझता हूं कि आप 2019 नहीं है, अगर 4.5 लाख वोट आया है तो 1.5 लाख वोट हम अपना बढ़ा लें तो आसानी से जीत सकते हैं चुनाव। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा टिप्स पे पूरा पार्लियामेंट है, क्योंकि मैं 5 साल काम करता हूं। मैं उम्मीदवारी की इंतजार में नहीं रहता हूं। एक सोशल, एक सामाजिक, लेस सामाजिक चेहरा हूं मैं, पर्सनालिटी हूं। पॉलिटिकल आज तक तो मैं बना नहीं। रांची के लिए सुबोध भैया हूं, और 4 दशक का ये मामला है, आज का नहीं। आई स्टार्टेड माई कैरियर 78 में, पहली बार एमएलए बना मैं। 2.5 साल जेल से छूट के आया था। तो इसलिए इतनी लंबी यात्रा रही है हमारी कि रिश्ते पर मैं राजनीति करता हूं, राजनीति का रिश्ता नहीं रखता।
ये आपने कहा सर अभी कि सामाजिक चेहरा आप ज्यादा मतलब बतौर सामाजिक चेहरा ज्यादा जाने सामाजिक जो करिए आप सोशल इन्फ्लुएंसर आपको कहते हैं लोग, क्योंकि आप बहुत सोशल रहे भी हैं। लेकिन इसके अलग आप देखिए, आप उस कैबिनेट का भी हिस्सा रहे। जब आज गारंटी की बात हो रही है, लेकिन वो गारंटी उस वक्त सोचिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मनरेगा यानी रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, ये सारी चीजें वो हैं जो अब तक चल रही हैं, मतलब वो गारंटी ही है। उसके बाद भी वो गारंटी काम नहीं आई 2004 के बाद, और अब मोदी की गारंटी काम कर रही है। कहां फर्क रह गया और वापस अब कांग्रेस को उस गारंटी को लाना पड़ा है, उस वर्ड को कॉपी करना पड़ा है? क्यों, कमी कहां रही? देखिए, ये सौभाग्य रहा है मेरा कि मेरी यात्रा लंबी रही है। मैं सिर्फ सुन रहा था बीजेपी के सम्मानित नेताओं को, मैंने जनसंघ को देखा, और जेपी आंदोलन के बाद 2.5 साल जेल के बाद जब जनता पार्टी बनी तो उसमें सारी पार्टियों का मर्जर हुआ था। कैलाशपति मिश्रा जो हम लोगों के साथ में थे, गोविंदाचार्य, ये जो आरएसएस के लोग थे, सब जेल में साथ। और उसके बाद हम बीजेपी को भी 81 में देखा जब बना इन्होंने। वो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की बीजेपी थी। आज मोदी की बीजेपी को मैं देख रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारे लिए स्कैरी सिचुएशन है। मैं सुन रहा था कि जो लोग अपनी बात रख रहे थे, कोई बीजेपी का नाम नहीं लेता है यहां। पूरी ये में वाजपेयी जी जो यहां बैठ के बोल रहे थे, सिर्फ मोदी 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 बोल रहे। मैं समझता हूं व्यक्तिवादी पार्टियों का जो दौर अभी आया है, उस दौर का कोई बहुत लंबा लाइफ नहीं होगा। ये आता है और चला जाता है। जो मूल्यों की राजनीति पे खड़े थे भाजपा, वो मूल्यों की राजनीति उनकी नहीं रही, अब व्यक्ति की राजनीति रही। उनका मार्केटिंग का राजनीति था, उनका कैसे वो चीजों को आज जो वो कह रहे हैं गारंटी, 10 साल में जितने वादे थे वो जुमला हो गए। तो ये जुमलों की गारंटी दे रहे हैं ना, क्योंकि एक भी चीज नहीं हुआ। हम 10 साल मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में। देखिए, हमने राइट टू वर्क दिया, भोजन का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार दिया। हमने ये सारी चीजें जो आधार रखी, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। गरीब आदमी 10 रुपए के एक कार्ड पे अपना जवाब हासिल कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहां झारखंड में जो पट्टा हमने दिया, जंगल के जमीन का अधिकार जो दिया, किसानों के लिए 2013 के जो कानून थे, वो रिहेबिलिटेशन एंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन कानून था। रिहेबिलिटेशन पहले, उसको डाइल्यूट करके इन्होंने उसको खत्म करने की कोशिश की, जो हारना पड़ा किसानों से। तो एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसके आधार पे वो सीना तान करके, जो सीने की बात करते हैं, वो तान करके वोट मांग सकते। जगलरी का वोट है, जगलरी का। अब लोगों को समझ में आ गया है। गांव देहात में मैं सालों से घूम रहा हूं, लोग कहता है भैया बड़ा गलती हुआ कि आपको हम लोग घर नहीं वोट दे पाए। तो मैं समझता हूं कि बहुत नॉर्मल कोर्स में रांची का सीट मैं निकालूंगा। चुनाव से हटकर एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। सवाल यह है कि केंद्र में जब आप मंत्री रहे, कैबिनेट में या राज्य मंत्री भी रहे, महत्वपूर्ण विभाग आपके पास रहे, गृह विभाग, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन। पर्यटन पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि झारखंड के साथ ही उत्तराखंड भी अलग हुआ। उत्तराखंड के पास खनिज संपदा नहीं, पर्यटन की वजह से वो राज्य में काफी अकूट कमाई होती है। झारखंड में पर्यटन की अकूट संभावनाएं हैं, सब स्वीकार करते हैं, सब जानते हैं। बावजूद इसके झारखंड पर्यटन के मामले में क्यों विकास नहीं कर पाया, क्यों उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया, जबकि यहां खनिज संपदा भी है। आज इसे नंबर 1 प्रदेश होना चाहिए था। खनिज संपदा, पर्यटन, दोनों में। देखिए, झारखंड में जिन लोगों ने सत्ता में राज किया 18 साल, यहां
कभी उनके गिरबान भी पकड़ के बात कीजिए। मैं यहाँ फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में था, यहाँ फूड पार्क लगाया हमने। रामदेव जो है स्वामी रामदेव जी, उनका हम फूड पार्क का शिलान्यास किए, उद्घाटन भी किए। आज बिलियनर बने हुए हैं उसी को लेके। यहां फूड पार्क हमने लगाया, रघुवर दास जी उसका उद्घाटन किए और उसके बाद आज उसका एक ईंटा नहीं मिलता है, पूरा लूट चल गया। तो किस चीज का उद्घाटन किए थे? यहां के राज्य में कोई नया चीज, करीबन 300-400 करोड़ रुपए का हमने, जितना धार्मिक स्थल था, क्यू कॉम्प्लेक्स आप देखते हैं देवघर में, 25 करोड़ रुपए हमने दे करके उसको बनवाया। यहां पे चाहे वो आप देख लीजिए जो मधुबन है, वहां पे जो जैन धर्म के लोगों का है, जितना रांची में आप देखते होंगे, चाहे पहाड़ी मंदिर से लेकर के जितने किसी धर्म का हो, उसका रिनोवेशन हमने कराया। क्योंकि इस देश में मुख्य रूप से टूरिज्म जो है वो रिलीजियस टूरिज्म है। आप देश में देखिए हर जगह लोग जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, जो वैष्णो देवी जाते हैं, और वहां क्या ढूंढते हैं कि कहीं अच्छा खाना मिल जाए और एक सस्ता बाजार अगर मिल जाए तो ये मेरा कंसेप्ट था कि अगर टूरिस्ट एक दिन किसी शहर में रुक जाता है तो उसकी इकोनॉमी बदल जाएगी। तो फूड प्रोसेस मिनिस्ट्री में और टूरिज्म में हमने जानते कुछ ऐसा नहीं कि बहुत नहीं किया, लेकिन इस राज्य में हम इस अर्जुन मुंजा जी को जो अभी थे, हमें मिले यूएस में मिले, न्यूयॉर्क में। हमारा वहां वो होता है एनुअल, वहां फूड प्रोसेस का जो है वो लगता है मार्ट। हमने पूछा कहाँ कैसे आए हैं, तो इन्होंने बताया आईटी वगैरह के लिए। हमने कहा देखिए अब कोई बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं लगेगा, हाईटेक इंडस्ट्रीज का जमाना आ गया है। झारखंड जो है मूल रूप से हॉर्टिकल्चर स्टेट है। आप अगर जो है फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, प्रोसेसिंग कीजिए, उसका वैल्यू एडिशन कर दीजिए, तो जो जींस का पहना हुआ नौजवान आज शहर भाग रहा है वो ट्रैक्टर लेके चलाएगा, क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल पैदा करेगा किसी प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए। नहीं समझ में आया। और निश्चित तौर पे झारखंड एक जो है हॉर्टिकल्चर स्टेट है। हमारे एचईसी के कैंपस में वहां लीची होता है, वहां अनार होता है, वहां आम होता है। फेंक दीजिए ऐसे तो हो जाएगा आपके। ये है हमारी धरती की खूबसूरती। फॉलिकल्चर यहाँ खूंटी में चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि राज्य को अगर कोई रोडमैप नहीं है उसके सामने, तो आप मिलती रहिए या ना रहिए, उससे क्या फायदा। यहां हमने IIM लाया, यहां हमने लॉ यूनिवर्सिटी लाया, ये सब हमारा किया हुआ है जितना है यहां, अपने टाइम में हम लाए थे। एजुकेशनल हब इसको हम चाहते थे कि जो बचपन में हम लोग जानते थे कि रांची में ऐसे ऐसे स्कूल थे, ऐसे कॉलेज थे जहां लोग पढ़ने आते थे, लेकिन हम लोग एक राजधानी नहीं बना पाए। ये पहली बार है कि राजधानी एक कारपोरेशन के अंदर ही राजधानी है, जो रांची का कारपोरेशन है, क्योंकि एचईसी के पास जमीन थी। तो हम क्या सेप अप किए। रांची एक डेवलप श्रम छोड़कर कोई दूसरा चीज है। 18 साल राज किया है नहीं, वो जो एक राज किया उसको उठा के जेल में भर दिया, भाग दिया। अभी 4 साल में वो जेल में चला गया। तो क्या करें। नहीं, ये जो इतनी सारी जो बातें आपने कही, वो ये थे जो आपने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें की, लेकिन वो हो नहीं पाया जो आप चाहते थे। अब लेकिन जिम्मेवार कौन है? हाँ, वो जिम्मेवारी अब वही जनता तलाशेगी ना सर, वही जनता तलाशेगी। लेकिन इसके बाद 2 साल मौका मिला, जीत नहीं पाए। इस बार अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अगर टिकट मिल भी जाता है तो आपके पास इस बार न्याय की बात हो रही है, गारंटी की बात हो रही है, इन सब चीजों को लेकर। साथ ही मोहब्बत की दुकान कैसे भूल सकते हैं। क्या ये सारी चीजें इस बार सुबोध कांत सहाय को रांची का सरताज बनाएगी? देखिए, मैं क्योंकि जो अधूरे काम है वो आपको पूरे करने हैं ना, जितने सारे काम छूट गए हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड राज्य कोई तीसरा नहीं बनाया है, ये हमने बनाया है। सुबोध कांत सहाय, जब मैं होम मिनिस्टर था तो राजीव गांधी ने अपने टाइम में कमिटी ऑन झारखंड बनाया था, जो होम मिनिस्ट्री में थी। उसके रिपोर्ट को हमने पार्लियामेंट में रखा और पार्लियामेंट में
जब वो रिपोर्ट आया तो जो छोटा नागपुर संथाल परगना यहां कहा जाता था डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका नाम बदल के फर्स्ट टाइम बाउंड्री वाल बनाया हमने और झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया और शिबू सोरेन का उसको चेयरमैन बनाया एज ए होम मिनिस्टर। भाई ये मेरा क्रिएशन है, ठीक है। सोनिया जी ने, आपको याद होगा कि उद्धम नगर को लेकर के अकाली दल विरोध कर रहा था, उत्तराखंड की बात आपने कही, और नीतीश कुमार विरोध कर रहे थे बिहार के डिवीजन का। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे पति देव का, राजीव जी का ये सपना था, हम आपको समर्थन देते हैं। नेता विपक्ष थी वो, और वाजपेयी जी को उन्होंने संविधान संशोधन के लिए कहा, राज बना। उत्तराखंड नारायण दत्त तिवारी ने देखिए क्या से क्या कर दिया। अजीत जोगी ने जो रोड मैप बनाया उस पर 15 साल रमन सिंह ने राज किया। आज छत्तीसगढ़ देखिए कितना खूबसूरत हो गया। लेकिन झारखंड में इनको कौन रोका? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन ही तो चल रहा है। लेकिन यहां का हालत क्या है? आज लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन खत्म कर दिया। हंसी भी आती है कि जिसको पूरा राज करने का भी आपने मौका नहीं दिया। आज 38,000 करोड़ रुपया कोल सेस का पैसा बाकी है न झारखंड में। तो राज को बर्बाद आप कर रहे हैं, और राज जब आपके हाथ में था तो अडानी जी को कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए, गोड्डा में उनका कभी नहीं ऐसा हुआ। हर स्टेट में 25% स्टेक स्टेट का रहता है। 100% बिजली बनाने का उसको दिया। जमीन मेरा, पानी मेरा, सारा चीज मेरा, और बांग्लादेश बेच रहे हैं अडानी साहब। तो ये अगर एटीट्यूड है तो राज कैसे डेवलप होगा? लेकिन निश्चित तौर पे आज हम एचईसी की बात करिए तो जीता जागता एग्जाम्पल है। जो मदर प्लांट है, हमने 3 बार रिवाइव किया एचईसी को। आज 25 महीने का वेतन नहीं मिल रहा उन मजदूरों को, अफसर को नहीं मिल रहा है। उसका गला घोंट करके धीरे धीरे जैसे मारा जाता है, क्योंकि कोई बड़े पूंजीपति होंगे, सरकार, केंद्रीय सरकार के मित्र, वो ले लेंगे। अगर एचईसी बंद हो गया तो कोई इंडस्ट्री यहां आएगा? 14,000 इंडस्ट्रीज इनके राज में बंद हुआ है। ये मेरा नहीं, यहां के चेंबर ऑफ कॉमर्स का रिपोर्ट है। 14,000। तो जो राज बिहार का पार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट था, वो आज कंगाल स्टेट हो गया हर तरह से। इसको जिम्मेवारी इसकी तो लेनी होगी। बड़बोलापन से खाली आप बातों को काट नहीं करते। जो फैक्ट ऑफ लाइफ है वो फैक्ट है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस बार होने वाला है, कांग्रेस को कोई नहीं, मैं आपको बताता हूं, राम मंदिर हमसे ज्यादा देश में कोई नहीं जानता। 3 सरकार में मैंने, बीपी सिंह की सरकार में, चंद्रशेखर की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में, 3 सरकार में मैंने जो है राम मंदिर का निगोशिएशन किया, और मेरे ही द्वारा क्रिएटेड सारे डॉक्यूमेंट जो थे, वो डॉक्यूमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का पार्ट बना। दूसरा ये कि आप भूल गए, वहां पर राजीव गांधी ने, कौन वहां पूजा कराने की शुरुआत की थी? राजीव गांधी ने। जो परिस्थिति थी, हर वक्त चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि समझौता होके हो जाए। 90% समझौता हो चुका था। हमको याद है 28 अक्टूबर 92 को जब हम वार्ता कर रहे थे विज्ञान भवन में, तो धर्म संसद के नाम पे इन्होंने 6 दिसंबर का डेट घोषित किया, जो विध्वंस का रूप लिया। आज सुप्रीम यही तो चाह रहे थे मुसलमान और जो लोग से जुड़े हुए थे कि हमें कोर्ट से फैसला दिला दीजिए या समझौता कर लीजिए। किसी भी, ये जो अभी जो है जोगी जी, इनके गुरु थे महंत अवैधनाथ, वो यहां तक कहते थे कि सुबोध बाबू, बहुत प्यार से, बहुत ही महान संत थे वो, कि 2 गुंबज हम लोग को दे दीजिए, 1 मुसलमान को दे दीजिए। ये मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के अप्रोच थे। लेकिन इनका एक विध्वंस का अपना एजेंडा था,
हो गया, लेकिन फाइनली तो कोर्ट का फैसला इस देश के सभी लोगों ने माना ना। माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसका सबसे ज्यादा हक था वो भी माना कि नहीं फाइनली। तो इस देश में इनका कोई नहीं रहा है, इनका कोई, और एक्यूज कर देना कि बीजेपी के प्रोग्राम में, बीजेपी के प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी उस दिन नहीं गई, लेकिन हम सब लोग अयोध्या गए, सब लोग अयोध्या गए। हमारा तो इतना रिश्ता है वहां से कि किसी से भी देश का किसी से उठा के पूछ जाइए कि अयोध्या में सुबोध कांत सहाय का क्या भूमिका। एक महत्वपूर्ण सवाल झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी करेंगे। आरजेडी कांग्रेस में खींचतान चल रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आरजेडी अलग 2 सीटों की मांग पर अड़ा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित न करना कहीं न कहीं ये नाराज कर रहा है कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को, जिसका एक छोटा सा उदाहरण देखने को मिला कि कल धनबाद में भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो धनबाद में वहां के जो जिला सचिव थे कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहां पे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो भी खुल के अब समर्थन में आ रहे हैं बीजेपी के। तो ये कहीं न कहीं इससे पार्टी को निश्चित तौर पे डिले करने का अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसा कि यहाँ इंचार्ज आए हैं प्रभारी, वो शायद यहाँ से जाने के बाद सबकी घोषणा करेंगे। लेकिन इसका कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके साथ जो खड़े हैं, सामने जो खड़े हैं, वो प्रत्याशी की घोषणा कर देते हैं। प्रत्याशियों की घोषणा अगर हो जाती है ये तो वो वक्त रहते उन्हें इतना वक्त मिलता है। ये सब मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 फेज का इलेक्शन है, 6ठे फेज का इलेक्शन है, जो 25 जून। तैयारियां तो लास्ट फेज में नहीं चलेंगी ना सर, तैयारियों के लिए तो वक्त चाहिए, तैयारियों के लिए वक्त चाहिए होगा ना। तैयारी और देखिए, जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं वो तैयारी करते रहते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं सिग्नल मिल जाता है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए। लेकिन एक है कि टाइमली वो अनाउंस करते हैं, फेज वाइज करते हैं। चलिए ठीक है, वो तो है। एक हाँ वो उसी गठबंधन के लिए, क्योंकि आपने शुरू में ही ये इन्होंने एक वाक्य कहा कि अब व्यक्तिवादी परिपाटी का चलन हो गया है। जिस तरह से एनडीए के, चाहे आप सिर्फ बीजेपी की ही बात कर ले, कोई ये नहीं कहता कि बीजेपी, ये कहता है हमने मोदी। देखा कि एक बार भी नहीं बोले वो। और इसीलिए मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी का परिवार चल रहा है, यही चल रहा है। बीजेपी की चर्चा कहीं नहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है? कांग्रेस के पास या पार्टी या चेहरा कुछ तो ऐसा हो जिस पर ऐसे जो हवाएं चल रही हैं, जिस लहर की बात होती है, वो लहर आए। कांग्रेस पास मैं जन्मजात कांग्रेसी नहीं रहा हूं, तो मैंने उस वक्त का भी इमरजेंसी देखा है और आज का भी इमरजेंसी देख रहा हूं। सोनिया गांधी को देश ने चुना प्रधानमंत्री 2004 में। मैं आपको बताऊं, जब सेंट्रल हॉल में सेकेंड राउंड में उन्होंने जब डिनाई करने जा रही थी, 10 दिन के बाद मनमोहन सिंह का नाम, मैंने उनके हाथ से माइक छीन लिया था कि हम लोग चुन के आए हैं आपके नाम। दुनिया में एक उदाहरण नहीं है कि प्रधानमंत्री का पद कोई छोड़ा हो, ये परिवार वो है। तो इसलिए राहुल गांधी, मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि प्रणवदा नहीं रहे। वो लोग चाहते थे कि राहुल गांधी बीच में बन जाए, 9 से लेकर 14 के बीच में, लेकिन नहीं बने वो। तो कौन है चेहरा, ये कांग्रेस नहीं अब डिसाइड करेगी, अब ये इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा। गठबंधन भी डिसाइड नहीं कर पाया है ना, वही इसलिए तो सवाल ही मेरा ये था कि चेहरा होगा कौन। आप चेहरे की बात करते, गठबंधन हमेशा ये कह रहा है, इंडिया अलायंस यही तो कह रहा है, इंडिया गठबंधन तो यही कह रहा है ना कि चेहरा सिर्फ मोदी है। चाहे आप पंचायत चुनाव लड़ लीजिए, आप लोकसभा चुनाव लड़ लीजिए, फिर कांग्रेस के पास चाहे इंडिया गठबंधन के पास क्यों नहीं है? देखिए, वीपी सिंह चेहरा नहीं थे, वीपी सिंह बने। चंद्रशेखर चेहरा नहीं थे, चंद्रशेखर बने। देवेगौड़ा चेहरा नहीं थे, गुजराल चेहरा नहीं थे, गुजराल बने। यहां तक कि चौधरी चरण सिंह चेहरा नहीं थे, चौधरी चरण सिंह बने। इस पूरे प्रक्रिया में मोदी चेहरा नहीं थे, लेकिन मोदी को जब बनाया गया तो सिर्फ मोदी हो गए। आज देश में हर की पार्टी का चेहरा है, व्यक्ति का चेहरा नहीं है। जिस चेहरा को आप कह रहे हैं, राजनीति का थोड़ा विद्यार्थी रहा हूं, ये चेहरा आते हैं और धूमिल होके चले जाते हैं, ढूंढे नहीं मिलते हैं। इतिहास में फुल स्टॉप नहीं होता है, सेमी कॉलम के लायक भी हो जाइए आप तो बहुत है। सर 2 सवाल आपसे। पहला सवाल देश के कॉन्टेक्स्ट में, तब उसके बाद झारखंड से जुड़ा हुआ सवाल।
इंडिया गठबंधन बनाया आप लोगों ने मोदी को रोकने के लिए, लेकिन कई जगहों पर देश की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल देख लें, आप पंजाब देख लें, आप वायनाड देख लें, राहुल गांधी भी हैं वहां पर, इन्हीं राजा भी खड़े हो गए सीपीआई से। अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में लेफ्ट पार्टियां जो हैं, सीपीआई की बात करें, उसने अलग उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, सीपीएम अलग आंखें तरेर रहा है। कांग्रेस को क्या लगता है कि जब गठबंधन इंटैक्ट नहीं है, ऐसे में मोदी को हराना क्या इतना आसान है? एनडीए को हराना क्या इतना आसान है? आपको मैं बताऊं, अभी जो 31 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान में जो सभा हुई, देश बचाओ जनतंत्र बचाओ, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, 1 to all, जितना का नाम आपने लिया ना, एक लाइन से सब लोग मंच पे थे। ममता जी का जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके राज्यसभा के लीडर, उन्होंने आके कहा कि दीदी ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन में थे, हैं और रहेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों का एक अपना वर्चस्व की लड़ाई है और वो सारे नेता अपने आप में दे आर लीडर ऑफ देयर ओन राइट। ऐसा नहीं है कि वो हल्के फुल्के। अब हेमंत सोरेन को आप भेज दिया, लेकिन सेकेंड लेगेसी में आज हेमंत जो है वो लीडर हैं, ममता है, स्टालिन है, केजरीवाल है। तो ऐसे तमाम लोग जो लोग लीडर हैं, उनको उनके लोकल बेस को होल्ड करके रखते हुए, कंट्राडिक्शन है बंगाल में लेफ्ट और कंट्राडिक्शन है बंगाल में कांग्रेस का भी है, सब लोग हैं, लेकिन रामलीला मैदान का अगर आप फोटो उठा के देख जाइए तो 1 to all इंडिया गठबंधन के जो पहले मीटिंग में थे वो सब कुछ वर्ष पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। कर्नाटक में भी एक मंच पर इकट्ठा हुए थे सब, आपको याद होगा, लेकिन फिर वो कारगर साबित नहीं हुआ। इस बार एक मंच पे इकट्ठा नजर तो सभी आ रहे हैं, लेकिन बाहर जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो आप जनता बेवकूफ है नहीं, आप कैसे बेवकूफ बनाएंगे? मंच पर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं साझा उम्मीदवार देकर। नहीं, कहा ना, क्षेत्रीय पार्टियों का कंट्राडिक्शन आपको रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि उनको अपनी जमीन के साथ, लेकिन इसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एनडीए के साथ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए ना, हम लोगों ने लोहरदगा से उम्मीदवार दे दिया है, हमारा है, घोषित है। वो कह रहे हैं कि हम लोहरदगा हमको दे दीजिए। हमने उनको चाईबासा दे दिया, छोड़ दिया, उनके 5 एमएलए वहां थे। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है कि अब सरकार में फेडरल स्ट्रक्चर नहीं रहा। हम होम मिनिस्टर रहे, मैं जानता हूं कि स्टेट एंड सेंटर का क्या रिलेशन है। अब वो जो फेडरल स्ट्रक्चर, जो संघीय ढांचा था, खत्म हो गया है। उसको अगर नहीं बचाया जाएगा तो किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा और देश का अस्तित्व नहीं बचेगा। आज चारों ढांचे जो है देश के, जो जनतंत्र के पिलर कहे जाते हैं, सबसे ज्यादा कुठारा घाट तो आपके ऊपर है, मीडिया पर। दूसरा जो हो गया जुडिशियरी पर को बुली किया जाए। तीसरा ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऑलरेडी घुटना टेके हुए है। अडानी के नाम पे 2 पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलने दिया, 150 लोगों को निकाल करके बाहर करके जो चाहा कर लिया। तो वो भी एक पार्लियामेंट्री फोरम। तो ये मामूली चीजें नहीं हो रही है। ये हम आप एमपी एमएलए बनेंगे या नहीं, ये महत्व नहीं रहे। ये सिस्टम अगर बर्बाद हो गया तो आने वाला जनरेशन जो है वो क्या दंबगई से देश चलाएगा या वो संविधान से चलाएगा? बिल्कुल। लेकिन ये एक अलग बात है। लेकिन अब जिस लड़ाई में आप लोग जा रहे हैं, बहुत अब तो सामने है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब जीत और हार की बारी बहुत कम दिनों में अब शुरू होंगे वोटिंग। लेकिन 2004 के बाद सिमटते सिमटते एक पर आ गए थे चाईबासा। चाईबासा में भी अब आपका कुछ है नहीं, गीता कोड़ा चली आई, शून्यता आपने दे दिया। अच्छा, बीजेपी वाले सुन रहे होंगे कि कांग्रेस ने दे दिया है। कांग्रेस ने हम छोड़ दिया वो। ठीक, तो शून्यता में कैसे क्या तलाशेगी कांग्रेस इस बार के चुनाव में? देखिए, जब राष्ट्रीय पार्टी का दायित्व आपका है और
चुनौती जो है वो आप अपने कंधे पे लिए हैं, तो 7 क्षेत्रीय पार्टियों को लेके चल रहे हैं, तो ये आपको खट्टा मीठा दोनों ही का स्वाद चखना पड़ेगा। इंटैक्ट नहीं है ना सर, जिस क्षेत्रीय पार्टियों को आप साथ नहीं, लेकर चल रहे इंटैक्ट हैं। है। मैं आपको देखिए, गाहे बगाहे तो दिख रहे हैं, खटास अब तकरार। हम लोग यहाँ कल सारे इंडिया गठबंधन की बैठक रखा है, उसके बाद ज्वाइंटली कैंपेन करेंगे, सब इंटैक्ट है। लेकिन जो इसमें थोड़ी बहुत हिचातिरी में मिल जाए उसको तो छोड़ना नहीं चाहता है लोग, तो अच्छा है मिल जाए तो थोड़ा बार्गेन कर लें। चलिए सर, एक आखिरी सवाल अब आपसे। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप आप लोग लगाते हैं, जबकि एनडीए का, बीजेपी का यह कहना है कि पहले इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, इनको इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी कि वो खुल के काम कर सकें। देखिए, ये कानून हमारा बनाया हुआ है, लेकिन मैं एब्सोल्यूट होम मिनिस्टर था, सीबीआई अंडर में था, पर्सनल अंडर में था मेरे, एंड उस वक्त लौंडे छोंडे टाइप का था, 40 साल का एक तरह से उम्र का। तो हम जानते हैं गलत उपयोग करने की कल्पना से परे थे हम लोग, कल्पना ही नहीं थी। ये कानून जो आज ईडी का बनाया हुआ है किसी दूसरे का नहीं, लेकिन उसकी उपयोगिता पॉलिटिकल उसको यूज कर रहे हैं आप। वो मिश्रा को कितने बार उनको एक्सटेंशन मिला था, जो इनके सुप्रीम कोर्ट ने जब लगा दिया एकदम बैन कि अब नहीं दिया जाएगा, तब हटे जो ईडी के चीफ थे। तो इस तरह से आप ब्यूरोक्रेसी को अपने यूज के लिए कर रहे हैं। इसमें अब कोई लुका छुपी नहीं है, मामला खुल्लम खुल्ला मामला है। तो इसीलिए ये जो है कि संस्थाओं को, इंडिपेंडेंट को आप उसको समझते हैं वो बेकार है। इंडिपेंडेंटली उसका विवेक के आधार पे वो काम करता था सीबीआई। आज आप बुली करने वाले लोग को एजेंडा सेट कर रहे हैं कि वहां जाओ, उसको टारगेट करो, उसको टारगेट करो। अभी इंडियन एक्सप्रेस में 3 तारीख को देखा, लिस्ट छपा था उसमें कि साहब 25 लोग वैसे थे जो बीजेपी में शामिल हुए, उन सब का केस जो है ड्रॉप हो गया। थर्ड ये अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा लिस्ट छपा था। तो ये है, अब लोग जो कोशिश करके आंख खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ही जब इस दौर में चल रही है, इसीलिए ये देश में इंडिया गठबंधन ही नहीं हटाएगा। देश की जनता फैसला लेती है, साइलेंट फैसला लेती है। ये यहाँ का इतिहास रहा है, चाहे वो 77 से लेकर के 89 से लेकर के 450 सीट राजीव गांधी को आया। वो तो कभी नहीं सोचे कि हम संविधान बदल दें। आज संविधान बदलने के लिए आ रहा है, ये वोट मांगा जा रहा है। इनके एमपी का कैंडिडेट जो है वो कह रहे हैं कि संविधान, इसलिए हम लोग को 400 चाहिए कि संविधान बदल। तो ये सब टेस्ट किया जाता है बोलकर। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे आपको, और इस चर्चा को वहीं पे खत्म करेंगे, विराम देंगे। चुनाव सामने है और उम्मीद है कि आपको सिर्फ शुभकामनाएं नहीं बल्कि शुभकामनाएं हम देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, क्योंकि अब आप उससे जुड़े हुए हैं। आपको शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए न्यूज़ 11 भारत की तरफ से। बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शुभोकांत सहाय जी को, और आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी संवाद जनादेश 2024 इस सबसे बड़े चुनावी मंच के माध्यम से न्यूज़ 11 भारत का ये प्रयास रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।